हेलो फ्रेंड्स, आज जो चैप्टर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं उस चैप्टर का नाम है कैश बुक। जैसा कि हम जानते हैं कि कोई भी बुक जो होता है वो एक जर्नल का बुक होता है। ठीक है, अकाउंट्स में जब भी मैं बुक वर्ड यूज करूंगा दैट मींस इट रिफ्लेक्ट्स जर्नल। बट कैश बुक का खासियत ये है कि इट इज जर्नल कम लेजर। यानी जब हम कैश बुक बनाते हैं तो उसके लिए फिर क्या होता है, हम लोग को अलग से कोई लेजर बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है, इसीलिए हम लोग कैश बुक को जर्नल कम लेजर बोलते हैं। अब आता है इसका इंपॉर्टेंस क्या है। कैश बुक क्या रिकॉर्ड करता है? कैश बुक रिकॉर्ड्स ऑल द कैश ट्रांजैक्शंस ऑफ द बिजनेस। यानी कोई भी रुपया अगर आ रहा है तो वो कहां से आ रहा है, कितना आ रहा है, उसका भी एंट्री होता है। और कोई भी पेमेंट हो रहा है उसका भी एंट्री होता है। तो इट रिकॉर्ड्स ऑल द कैश ट्रांजैक्शंस ऑफ द बिजनेस। ठीक है, इसको और डिटेल में समझते हैं। चलो नोट्स के साथ पढ़ते हैं, समझ में आएगा। नाउ व्हाट इज कैश बुक? A cash book is merely the cash account removed from ledger। यानी हम लोगों ने लेजर बनाना सीखा है, तो लेजर में हम लोग कैश अकाउंट बनाया करते थे। पर क्या है, कैश का ट्रांजैक्शन इतना ज्यादा फ्रीक्वेंट होता है कि जो सिस्टमैटिक ढंग से जिन्होंने अकाउंट्स को बनाया है उनको लगा कि एक लेजर वाले खाता में सिर्फ एक कैश अकाउंट बना देंगे तो क्या है, उससे एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। बट बार बार को उस लेजर का खाता को खोलने में वो खाता फट सकता है। तो उन्होंने डिसीजन किया कि एक काम करते हैं, लेजर में बाकी सारों का अकाउंट रहने दो, कैश अकाउंट को लेजर से हटा के एक अलग खाता बना दिया जाता है और उसका नाम रख देते हैं कैश। तो व्हाट इज कैश बुक? इट इज मेयरली अ कैश अकाउंट। ठीक है, दैट इज रिमूव्ड फ्रॉम लेजर एंड बाउंड इन अ सेपरेट बुक फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस। खाली कन्वीनियंस के लिए हम लोगों ने क्या किया, उसको लेजर से हटा के अलग से एक नया खाता बना दिया। इट कैन बी डिफाइंड एज अ बुक इन विच आर रिकॉर्डेड डिटेल्ड पर्टिकुलर्स ऑफ ऑल द मनी रिसीव। यानी एक ऐसा खाता है जिसमें सारा डिटेल हम रिकॉर्ड करके रखते हैं कि कितना पैसा मिला, कितना रुपया हमने पेड किया। रिसिप्ट आर रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड ऑफ द कैश बुक while payments are entered on the credit side of the cash book। तो जो भी रिसिप्ट है उसको हम डेबिट साइड में एंट्री करते हैं और जो भी पेमेंट है उसको हम क्रेडिट साइड में एंट्री करते हैं। फिर क्वेश्चन आता है, इस कैश बुक का जर्नल और लेजर की कैश बुक क्या है, क्या वो जर्नल है या वो एक लेजर है? द कैश बुक इज यूनिक इन अकाउंटिंग इन दैट इट प्लेज अ डुअल रोल। यानी कैश बुक जो है वो डबल रोल प्ले करता है। इट इज अ बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, यानी वो बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री है, यानी वो एक जर्नल है और लेजर और जर्नल एज वेल एज अ लेजर अकाउंट। पर वो लेजर अकाउंट भी है। बोथ आर बाउंड सेपरेटली फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस। यानी ये लोग दोनों जो सेपरेट बुक्स होते हैं, ये क्या होता है, दोनों सेपरेट चीजों को एक साथ मर्ज करके एक कैश बुक बनाया गया। नाउ कैश बुक इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ जर्नल। अब क्वेश्चन आएगा, थ्योरी में ये सब क्वेश्चन आता है कि कैश बुक को जर्नल क्यों बोला जाता है, गिव एनी वन या टू रीजंस। फिर कैश बुक को लेजर क्यों बोला जाता है, उसका दो या तीन रीजंस बताओ। तो कैश बुक इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ जर्नल बिकॉज नंबर वन, journal is divided into various subsidiary books and cash book is one of them। तो पहला कारण क्या है कि जर्नल के बहुत सारे सब्सिडरी बुक्स होते हैं एंड कैश बुक इज वन ऑफ देम, यानी कैश बुक इज आल्सो अ सब्सिडरी बुक। नंबर टू, ऑल कैश ट्रांजैक्शंस आर फर्स्ट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक क्रोनोलॉजिकली। क्रोनोलॉजिकली का मतलब होता है डेट बाय डेट, यानी पहले 1 तारीख का एंट्री होगा, फिर 2 तारीख का, फिर 4 तारीख, फिर 5 तारीख, ऐसे सो एंड सो फोर्थ। तो क्रोनोलॉजिकली हम लोग सारा एंट्री करते हैं एज दे ऑकर एंड लेजर अकाउंट्स आर पोस्टेड देयर फ्रॉम। और फिर वहां से बाकी जगह लेजर का पोस्टिंग होता है। यानी सपोज अगर मैं परचेज टू कैश करना चाहता हूँ, मेरा जर्नल एंट्री है परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, तो पहले मैं कैश बुक में जाऊंगा, कैश बुक में जाके बाई परचेज लिखूंगा और वहां से फिर परचेज अकाउंट में जाके टू कैश लिखूंगा। ठीक है, यानी पहले हम लोग सबसे पहले एंट्री को कैश बुक में करते हैं और उसके बाद जो सेकंड पार्ट है वो हम अलग अलग लेजर में पोस्टिंग करते हैं। नेक्स्ट, कैश बुक इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ लेजर बिकॉज ये लेजर का पार्ट है। क्यों? नंबर वन, इट कंटेन्स अ कंडेंस्ड एंड क्लासिफाइड रिकॉर्ड ऑफ ऑल द कैश ट्रांजैक्शंस। यानी एक कंडेंस्ड और क्लासिफाइड फॉर्म में सारे कैश ट्रांजैक्शंस को ये रिकॉर्ड करता है। नंबर टू, द रूलिंग ऑफ कैश बुक डज नॉट डिफर फ्रॉम लेजर। और इसका जो रूलिंग है, इसका जो फॉर्मेट है कैश अकाउंट का या कैश बुक का जो फॉर्मेट है वो बिल्कुल कैश अकाउंट वाला ही फॉर्मेट है। यानी जैसे लेजर में जो फॉर्मेट होता है वही फॉर्मेट यहाँ पर भी हम लोग यूज करें। नंबर थ्री, द रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस इन द कैश बुक टेक्स शेप ऑफ लेजर अकाउंट। और जिस तरह से ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है
वो पूरा एक लेजर अकाउंट का फॉर्मेट लेता है। नंबर 4, कैश बुक इज बैलेंस्ड लाइक एनी अदर लेजर अकाउंट। और जिस तरह से बाकी कोई भी लेजर अकाउंट को हम बैलेंस करते हैं, कैश बुक को भी एग्जैक्टली वैसे ही बैलेंस किया जाता है। तो ये कारण है कि हम लोग कैश बुक को लेजर भी बोलते हैं। डॉक्यूमेंट यूज्ड इन कैश बुक। कैश बुक को करने के लिए हम लोग कौन कौन सा डॉक्यूमेंट को रिफर करते हैं, उसके बाद एंट्री करते हैं। With every cash transaction, a receipt or voucher is prepared to certify the payment. Such receipt or vouchers are called cash vouchers. यानी कोई भी कैश ट्रांजैक्शन जो होता है, रिसीप्ट और वाउचर इज प्रिपेयर्ड उसको सर्टिफाई करने के लिए पेमेंट को। सच रिसीप्ट और वाउचर्स आर कॉल्ड कैश वाउचर व्हिच सर्व एज अ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट फॉर राइटिंग डाउन द कैश बुक। यानी कैश बुक में एंट्री करने के लिए बहुत जरूरी है कि उसका कोई सपोर्टिंग एविडेंस होना चाहिए। और ये जो वाउचर बनता है ना, दीज वाउचर्स एक्ट लाइक अ सपोर्टिंग एविडेंस। ठीक है, तो सबसे पहला देखो, कैश वाउचर्स दो प्रकार के होते हैं, डेबिट वाउचर्स एंड क्रेडिट वाउचर्स। डेबिट वाउचर्स क्या होता है? द कैश वाउचर फ्रॉम व्हिच डेबिट एंट्रीज आर मेड आर कॉल्ड डेबिट वाउचर। यानी जो वाउचर से हम लोग डेबिट एंट्री मेड करते हैं, ठीक है, उसको हम लोग कैश वाउचर, डेबिट वाउचर बोलते हैं। क्रेडिट वाउचर क्या है? द कैश वाउचर फ्रॉम व्हिच क्रेडिट एंट्रीज आर मेड आर कॉल्ड क्रेडिट वाउचर। यानी जब हमको कैश को डेबिट करना होता है तो हम डेबिट वाउचर्स यूज करते हैं, जब उसे क्रेडिट करना होता है तो हम क्रेडिट वाउचर्स यूज करते हैं। नाउ टाइप्स ऑफ कैश बुक, कितने अलग अलग टाइप के कैश बुक होते हैं? तो सिंगल कॉलम कैश बुक, डबल कॉलम कैश बुक एंड ट्रिपल कॉलम कैश बुक, ये तीन अलग अलग टाइप के कैश बुक है। सिंगल कॉलम कैश बुक क्या होता है? रिकॉर्डिंग ओनली कैश ट्रांजैक्शन। यानी सिंगल कॉलम कैश बुक में क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ कैश ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है। और नंबर बी में क्या होता है? रिकॉर्डिंग बोथ कैश एंड बैंक ट्रांजैक्शन। तो नंबर बी जो होता है वो कैश ट्रांजैक्शंस और बैंक ट्रांजैक्शंस दोनों को रिकॉर्ड करता है। ठीक है, अभी हम लोग सारा सीखेंगे कि सिंगल कॉलम का फॉर्मेट कैसे होता है, डबल कॉलम का फॉर्मेट कैसे होता है, ट्रिपल का कैसा होता है। बस सिंगल कॉलम में देखो दो तरीका से बनाया जाता है। कॉलम तो एक ही होता है अमाउंट का, जैसे लेजर बनाते हैं एक ही अमाउंट का कॉलम होता है। अब वो कॉलम में क्या होता है? एक पहला तरीका होता है जहां हम सिर्फ कैश ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, और दूसरा तरीका होता है जहां बैंक हो या कैश हो, दोनों को उसी कॉलम में एंट्री कर देते हैं। यानी कॉलम अमाउंट का एक ही होता है, कैश में रुपया आया तो भी उसी कॉलम में लिखेंगे, और किसी से चेक मिला तो भी उसी कॉलम में एंट्री करेंगे। डबल कॉलम में क्या होता है? डबल कॉलम में रिकॉर्डिंग होता है कैश एंड बैंक ट्रांजैक्शंस का जनरली, यानी कैश का अलग कॉलम बनता है, बैंक का अलग कॉलम बनता है। ठीक है, या फिर हम लोग कैश और डिस्काउंट को रिकॉर्ड करते हैं, रिकॉर्डिंग कैश एंड डिस्काउंट, या फिर तीसरा हम लोग बैंक और डिस्काउंट, यानी तीन कॉम्बिनेशन है, कैश, बैंक और डिस्काउंट। ये तीनों में से हम किसी दो जन को यूज करते हैं, या तो कैश और बैंक, या तो कैश और डिस्काउंट, या तो बैंक और डिस्काउंट। ये किसी भी दो कॉलम को हम लोग रिकॉर्ड करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं डबल कॉलम कैश। जनरली जो मोस्टली देखा गया है इसमें कैश और बैंक का अलग अलग कॉलम होता है, डिस्काउंट का नहीं होता। रिकॉर्डिंग टू डिफरेंट बैंक ट्रांजैक्शन, या फिर कभी कभी ऐसा होता है कि अगर मेरा मान लो दो अलग अलग बैंक में अकाउंट है, तो मैं कैश का कॉलम नहीं बनाता हूँ, मैं दोनों अलग अलग बैंक का कॉलम बनाता हूँ। ठीक है, तो ऐसा भी हो सकता है कि मान लो मेरा बैंक ऑफ इंडिया में भी अकाउंट है और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया में भी अकाउंट, तो बैंक ऑफ इंडिया का एक कॉलम बन जाएगा, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का एक कॉलम बन जाएगा। तो ऐसा भी होता है, इसको भी हम लोग डबल कॉलम कैश बुक बोलते हैं। फिर सबसे बेस्ट तरीका जो होता है वो होता है ट्रिपल कॉलम कैश बुक। इसमें कैश का अलग कॉलम होता है, बैंक का अलग कॉलम होता है, और डिस्काउंट का अलग कॉलम होता है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं ट्रिपल कॉलम, और सबसे ज्यादा पॉपुलर जो है वो ये ट्रिपल कॉलम कैश बुक है। तो हम लोग भी जब प्रैक्टिस करेंगे तो हम लोग का ज्यादा फोकस ये ट्रिपल कॉलम पे होगा। तो ट्रिपल कॉलम अगर सीख गए तो ऑटोमेटिकली डबल और सिंगल भी हम लोग को आ ही जाए। इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट, अब जब हम लोग सम्स करने बैठेंगे तो कुछ कुछ इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स आएगा, उसको पहले से समझ लेना जरूरी है। जैसे विद रेस्पेक्ट टू चेक्स, चेक्स को लेके बहुत कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट लोग को, तो इसको ध्यान से समझते हैं। डेबिट द कैश बुक कैश कॉलम विद ऑल द कैश एंड चेक रिसीट। यानी ये रूल क्या है कि जब भी मेरे को कैश मिलेगा या फिर चेक मिलेगा तो हम लोग कैश कॉलम को डेबिट करेंगे। क्यों? क्योंकि चेक मेरे को जो मिला है वो चेक अभी तक मैंने बैंक में डिपॉजिट नहीं किया, ठीक है, तो वो अभी मेरे पास है, तो हम लोग कैश कॉलम को डेबिट कर सकते हैं। बट अभी जो नया सिस्टम आया है
उसमें बोला जाता है कि कैश में एंट्री करना भी थोड़ा सा गलत माना जाता है। अभी का पैटर्न ये है, नया पैटर्न जो अभी रिसेंटली चेंजेस आया है, उसमें बोला जाता है कि अगर आपके पास चेक है जो आपने अभी तक बैंक में डिपॉजिट नहीं किया है, तो उसको कैश में मत लिखो, उसको लिखो चेक इन हैंड। यानी उसका अलग से एक जर्नल एंट्री पास होगा जहां पर लिखा जाएगा, सपोज मिस्टर ए ने मुझे चेक दिया, तो मैं लिखूंगा चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू मिस्टर ए। पहले क्या सिस्टम क्या था, पहले बोला जाता था क्योंकि आपने उस चेक को अभी तक बैंक में जमा नहीं किया है तो आप उसको कैश कॉलम में एंट्री करो, तो हम कर देते थे एक बार के लिए कैश अकाउंट डेबिट टू मिस्टर ए। पर टेक्निकली वो भी थोड़ा सा सही नहीं था क्योंकि कैश तो नहीं है वो रुपया। फिर क्या होता था, और जब हम लोग उस चेक को बैंक में जमा करते थे तब हम लोग एक्चुअली एंट्री पास करते थे बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, यानी कॉन्ट्रा एंट्री पास करते थे। कॉन्ट्रा एंट्री क्या होता है कि हम लोग सीखेंगे। तब हम लोग बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश करते थे, ठीक है। तो यानी एक तरह से मेरा रिकॉर्ड में ये दिखता था कि पहले कैश मेरे बैंक में, पहले मेरे पास कैश आया और उसके बाद कैश को मैंने बैंक में डिपॉजिट किया, जबकि वो कैश तो कभी मेरे पास आया ही नहीं था, वो तो चेक था। तो अब क्या है, ये दो पैटर्न जनरली फॉलो होता है। नया पैटर्न जो है मैंने सिखा दिया, उसमें हम लोग इसको चेक इन हैंड बोलते हैं। तो अब ये क्या होगा, जब तुम लोग को स्कूल में ये चैप्टर पढ़ाया जाएगा तो एक बार जो पेपर सेट करेंगे, जो पेपर चेक करेंगे, उनसे आप लोग को एक बार डिस्कस करना होगा कि सर या मैम हम लोग एग्जाम में क्या करें, चेक इन हैंड करें या उसको कैश में लिखें। तो उनका जैसा इंस्ट्रक्शंस होगा दैट यू फॉलो। दोनों अप्लीकेबल है, दोनों राइट है, कोई सा भी रॉन्ग नहीं है। नया तरीका जो अभी रिसेंट चेंजेस आया है मैंने बता दिया कि उसको चेक इन हैंड लिखा जाता है। तो अब ये है कि तुम लोग का स्कूल में जैसा सजेस्ट किया जाएगा वैसे करना, पता दोनों होना चाहिए, जैसा स्कूल में इंफॉर्मेशन मिलेगा वैसा हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। तो बोल रहा है कि जब भी हम लोग को कैश मिलेगा तो हम लोग कैश अकाउंट डेबिट करेंगे, जब भी चेक मिलेगा तो हम लोग चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट करेंगे, या फिर दूसरा तरीका है कैश अकाउंट डेबिट कर सकते हैं, प्रोवाइडेड मैंने उस चेक को हाथों हाथ बैंक में जमा नहीं किया। एक्सेप्शन देखो क्या लिखा, पेमेंट मेड डायरेक्टली इनटू बैंक बाय कस्टमर। पर अगर कस्टमर ने डायरेक्टली बैंक में रुपया जमा कर दिया तब तो फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू मिस्टर ए होगा, तब फिर कैश अकाउंट डेबिट का कोई बात ही नहीं आया क्योंकि रुपया डायरेक्टली बैंक में गया, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू मिस्टर ए हो जाएगा। दूसरा, कैश या चेक पेड इनटू बैंक ऑन द सेम डे, यानी मुझे अगर 8 तारीख को चेक मिला है और मैंने 8 तारीख को ही बैंक में डिपॉजिट भी कर दिया चेक को, तो फिर कैश को डेबिट करने का कोई सीन नहीं, फिर डायरेक्टली हम लोग बैंक अकाउंट डेबिट टू मिस्टर ए करेंगे। क्यों? क्योंकि 8 तारीख को चेक मिला और उसी दिन हाथों हाथ हमने बैंक में उस चेक को जमा भी करा दिया, तो फिर हम लोग को कैश अकाउंट डेबिट नहीं करना है या चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट नहीं करना है, उस दिन डायरेक्टली हम लोग बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे। ठीक है, तो दो एक्सेप्शन है, या तो बैंक में डायरेक्टली रुपया चला जाए या तो सेम डे मैंने उस चेक को बैंक में जमा करा दिया, तो फिर कैश अकाउंट या चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट नहीं हो। तो कैश एंड चेक पेड इनटू बैंक ऑन द सेम डे एज रिसीव्ड, दिस इज टू रिड्यूस द क्लेरिकल वर्क। इन बोथ केसेस 1 and 2 बैंक अकाउंट विल बी डेबिटेड, यानी दोनों केस में हम लोग डायरेक्टली बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे। नोट देखो क्या है, इन एग्जामिनेशन प्रॉब्लम समटाइम्स नो इंस्ट्रक्शन इज गिवन एज टू वेदर अ चेक इज रिसीव्ड, वेदर अ चेक रिसीव्ड यानी जो चेक मेरे को रिसीव हुआ है हैज बीन पेड इनटू बैंक और नॉट, यानी मैंने उसको बैंक में जमा कराया कि नहीं, और अगर कराया तो कितने तारीख को कराया, ऐसा कोई इंफॉर्मेशन नहीं। If so, the check received must be entered in bank column, assuming that the check has been paid into bank on the same day as received. तो अगर ऐसा कोई भी फर्दर नीचे में हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को पहले पूरा पढ़ेंगे। जब भी ऐसा ट्रांजैक्शन आएगा कि रिसीव द चेक फ्रॉम मिस्टर सो एंड सो, तो पहले नीचे का पूरा ट्रांजैक्शन पढ़ेंगे कि क्या कोई और डेट में उस चेक को बैंक में जमा कराया गया है या नहीं। अगर ये इंफॉर्मेशन दिया गया है कि 8 तारीख को चेक मिला और हमने 15 तारीख को डिपॉजिट किया, तो फिर तो समझ में आ गया कि 8 तारीख को लिखेंगे चेक इन हैंड या फिर कैश अकाउंट डेबिट, और 15 तारीख को हम लोग बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे। पर अगर कोई फर्दर इंफॉर्मेशन नहीं है मेरे पास, तो फिर हम लोग अज्यूम करेंगे कि 8 तारीख को ही बैंक में रुपया यानी चेक को जमा करा दिया गया है, तो 8 तारीख को ही हम लोग सीधा बैंक अकाउंट डेबिट टू मिस्टर ए या मिस्टर ए जो भी होगा वो कर देंगे। ठीक है, फिर देखो क्या लिखा है, समटाइम्स ट्रेडर्स इंडोर्स चेक रिसीव बाय देम फ्रॉम देयर डेटर्स एंड पे देम टू देयर क्रेडिटर्स, such check endorsed over to others may be treated as cash। यानी कभी कभी क्या होता है, ट्रेडर्स लोग क्या होता है चेक को इंडोर्स कर देते हैं। सपोज मुझे चेक मिला था मिस्टर ए से और मैंने उसको मिस्टर सी को इंडोर्स कर दिया, मुझे ए से मिला तो मेरे पास आया चेक अकाउंट डेबिट टू मिस्टर ए, और फिर मैंने मिस्टर सी को दे दिया तो मिस्टर सी अकाउंट डेबिट टू चेक। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि उसमें हम लोग दोनों केस में क्या करेंगे, पहले लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू मिस्टर ए, फिर हम लोग लिखेंगे मिस्टर सी अकाउंट डेबिट टू कैश। बट
अगेन नया जो रिसेंट चेंजेस आया उसके हिसाब से क्या करेंगे, उसके हिसाब से हम लोग लिखेंगे चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू मिस्टर ए, यानी मिस्टर ए से जब मुझे चेक मिला तो हम लोग लिखेंगे चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू मिस्टर ए, और फिर जब मैंने मिस्टर सी को वो दे दिया तो लिखूंगा मिस्टर सी अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड। ठीक है, ये नया पैटर्न। तो दो ऑप्शन है हम लोग के पास, या तो हम चेक इन हैंड बोल के एंट्री कर सकते हैं या तो हम कैश बोल। पहले जब तो पुराना तरीका था उसमें चेक इन हैंड बोल के कोई सिस्टम नहीं था, सब कैश से होता। नया में अब क्या करने लगे हैं ये लोग, चेक इन हैंड का एक अलग सिस्टम बना लिए कि हम लोग नहीं कैश में नहीं लिखेंगे, हम लोग उसको चेक इन हैंड करके दिखाएंगे। तो ये भी राइट है, कोई दिक्कत नहीं है, अगेन जैसा स्कूल में बोला जाए वैसा करना। फिर आते हैं कंसेप्ट ऑफ कॉन्ट्रा एंट्री। कॉन्ट्रा एंट्री क्या होता है इसको ध्यान से समझते हैं। इट मीन्स द पेमेंट फ्रॉम ऑफिस कैश इनटू बैंक एंड वाइस वर्सा, यानी जब भी हम लोग कैश का रुपया बैंक में जमा करते हैं या बैंक से रुपया निकाल के कैश में लाते हैं, तो ये जो दो ट्रांजेक्शन होता है जहां पर कैश कॉलम और बैंक कॉलम दोनों अफेक्टेड है, उसको बोलते हैं कॉन्ट्रा एंट्री। ठीक है, सिंस द कैश बुक कंटेन्स बोथ ऑफिस कैश एंड बैंक अकाउंट, कैश बुक हम लोग जब बनाते हैं स्पेशली डबल कॉलम या ट्रिपल कॉलम, तो उसमें कैश का एक कॉलम होता है, बैंक का एक कॉलम होता है। अब क्योंकि दोनों कॉलम में एंट्री करना है, क्योंकि कैश से निकल रहा है बैंक में जमा हो रहा है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, तो बैंक में प्लस होगा कैश में माइनस, और उल्टा अगर बैंक से निकल के कैश में आ रहा है तो कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक, कैश में प्लस करना है बैंक में माइनस करना है, तो दोनों कॉलम मेरा यहाँ पर काम में आएंगे। तो इसीलिए इसको बोलते हैं कॉन्ट्रा एंट्री। Since the cash book contains both office cash and bank account, the double entry is contained within the cash book, यानी एक ही कैश बुक में डबल एंट्री हो जाए, इसीलिए उसको कॉन्ट्रा बोलते हैं। जब एक ही बुक में दोनों एंट्री हो जाए उसको कॉन्ट्रा बोलते हैं। जैसे पेमेंट ऑफ ऑफिस कैश इनटू बैंक, ऑफिस का कैश को अगर हम बैंक में जमा करते हैं, कौन सा बैंक, ऑफिस का बैंक अकाउंट, यानी मेरे बिजनेस का बैंक अकाउंट अलग होता है, मेरा प्राइवेट या सेविंग्स अकाउंट जो ओनर का होता है वो अलग होता है। तो अगर बिजनेस के बैंक अकाउंट में जमा कर रहे हैं जिसको हम लोग नॉर्मली करंट अकाउंट बोलते हैं, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। पर अगर वो सेविंग्स अकाउंट में, ओनर के सेविंग्स अकाउंट में वो रुपया जमा हो रहा है, तो फिर होगा ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश। ठीक है, तो ये एंट्री हम लोग को याद रखना होगा। तो कॉन्ट्रा एंट्री कौन सा है, पहला वाला, जब बिजनेस के बैंक अकाउंट में रुपया जमा होता है वो कॉन्ट्रा एंट्री। ड्रॉइंग्स टू कैश इज नॉट अ कॉन्ट्रा एंट्री। और जब मनी इज विड्रॉन फ्रॉम बैंक, अगर बैंक से रुपया हम लोग विड्रॉ किए, ऑफिस यूज के लिए किए हैं, तो एंट्री आएगा कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक, ये कॉन्ट्रा एंट्री। ठीक है, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक जो किए यहाँ पर हम सी लिखे, यानी ये कॉन्ट्रा एंट्री। पर अगर प्राइवेट यूज के लिए वो रुपया बैंक से निकाले हैं तो ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक होगा, ये कॉन्ट्रा एंट्री नहीं है। ठीक है, प्राइवेट यूज के लिए जो निकल रहा है वो ड्रॉइंग्स टू बैंक है, वो कॉन्ट्रा एंट्री नहीं। तो समझ में आ गया कॉन्ट्रा एंट्री क्या होता है। जब भी हम ऑफिस कैश से बैंक में करंट अकाउंट में रुपया जमा करते हैं या करंट अकाउंट से रुपया निकाल के ऑफिस कैश में लाते हैं, इस दोनों ट्रांजेक्शन को हम लोग कॉन्ट्रा एंट्री बोलते हैं। तो ये था हम लोग का पूरा कंसेप्ट कि हम लोग का कैश बुक में क्या क्या चीज हम लोग को फेस करना पड़ेगा। अब आता है कि हम लोग सम्स कैसे करेंगे, फॉर्मेट क्या होगा, कैसे एंट्री किया जाए। तो इसको ध्यान से समझो, एक एग्जांपल लेके करते हैं हम लोग। मिस्टर एस अ स्टेशनरी डीलर, हमेशा क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना कि जो जिसका भी हम लोग एंट्री करने जा रहे हैं उसका एक्चुअल बिजनेस क्या है। तो यहाँ पर मिस्टर एस जो है वो एक स्टेशनरी डीलर है, यानी जब वो स्टेशनरी परचेज करेगा तो उसमें परचेज अकाउंट डेबिट होगा, जब वो स्टेशनरी सेल्स करेगा तो उसमें सेल्स अकाउंट क्रेडिट होगा। पर अगर मान लो वो कोई दूसरा बिजनेस कर रहा होता और वो स्टेशनरी खरीदता तो फिर स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू कैश करेगा। मान लो उसका, अगर मान लो जूता का फैक्ट्री हो और वो स्टेशनरी खरीद रहे हैं, तब एंट्री होता है स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू कैश। क्यों, क्योंकि वो स्टेशनरी फिर यूज करने के लिए खरीद रहा होता है, बेचने के लिए नहीं। पर यहाँ पर उसका दुकान ही स्टेशनरी का है, तो यानी वो स्टेशनरी अगर खरीदेगा तो बेचने के लिए खरीदेगा। तो इसीलिए क्वेश्चन को हमेशा शुरू से बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ता है अकाउंट्स में, क्योंकि ये एकदम प्रैक्टिकल सिचुएशन है कि मिस्टर एस जो है स्टेशनरी डीलर है, तो हमको मिस्टर एस का अकाउंट बनाना है, तो मिस्टर एस के जैसा सोचना पड़ेगा। If I am preparing accounts for Mr. S, I have to think like Mr. S. मेरे को अपने आप को मिस्टर एस समझ के सोचना पड़ेगा, उस हिसाब से एंट्री करना पड़ेगा। तो अकाउंट इस लॉजिक से बहुत इंटरेस्टिंग है कि आपको एज एन अकाउंटेंट हमेशा अलग अलग रोल प्ले करना पड़ेगा। कभी मिस्टर एस बनना पड़ेगा, कभी किसी और का अकाउंट बना रहे हैं तो मिस्टर टी बन के सोचना पड़ेगा। ऐसे करके आपका रोल हमेशा अकाउंट्स के साथ साथ चेंज हो।
So Mr. S, a stationery dealer, requires you to write his cash book with cash and bank column on 7th of September 2006. 1 सितंबर को बोल रहा है ओपनिंग कैश बैलेंस उसके पास 150 रुपया। तो देखो क्या है, 1 सितंबर 2006 को उसके पास ओपनिंग में कैश है 150 रुपया का और बैंक बैलेंस है 10,370 रुपया। तो इसको कैसे किया जाता है ये हम लोग को ध्यान से समझना पड़ेगा कि हाउ टू डू दिस। तो अपने पास क्या क्या है, कैश बैलेंस ओपनिंग 150, बैंक बैलेंस 10,370, फिर 1 तारीख को बोल रहा है उसने स्टेशनरी बेचा 460। तो अब इसको देखो कैसे करते हैं, इसको ध्यान से देखो। कैश बुक सितंबर 2006, 1 तारीख को उसके पास 2 बैलेंस बॉट फॉरवर्ड, कैश में 150 रुपया है, बैंक में 10,370। तो पहला एंट्री हम लोग कर दिए, मैं इसको बोल्ड कर दूं। दूसरा उसके बाद एक क्वेश्चन क्या था, उसने 460 रुपए का सामान बेचा। तो 460 का सामान बेचा तो उसने स्टेशनरी बेचा, तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स 460 रुपए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखिए क्या है। उसके बाद बोल रहा है रिसीव फ्रॉम मिस्टर बी, मिस्टर बी से 380 रुपया रिसीव किया कैश में, बीइंग रेंट फॉर द मंथ ऑफ अगस्त, यानी अगस्त का रेंट मिला, यानी मिस्टर बी ने उसको उधारी में रुपया नहीं दिया है, रेंट के तौर पे दिया। तो इसका जर्नल एंट्री क्या होगा, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश होगा, सॉरी कैश अकाउंट डेबिट टू रेंट होगा। इसका एंट्री क्या होगा, मुझे कैश मिला फॉर द पर्पस ऑफ रेंट, तो मुझे एंट्री करना होगा कैश अकाउंट डेबिट टू रेंट। फिर यहाँ पर 3 तारीख को एक साथ 2-3 एंट्री समझ लेते हैं, फिर हम लोग लेजर उसमें देखेंगे वर्कशीट। फिर 3 तारीख को क्या हुआ, परचेस्ड स्टेशनरी फ्रॉम मिस्टर के बाय चेक ₹1500। तो हमने मिस्टर के से 1500 रुपया का स्टेशनरी खरीदा, उसको चेक पेमेंट किया और फिर उस पर कैरेज ऑन परचेज 25 रुपया दिया। तो 25 रुपया दिया कैरेज ऑन परचेज। और 3 तारीख को हमने क्या किया, सोल्ड गुड्स फॉर 1900 का सामान बेचा, जिसमें पेमेंट जो मेरे को मिला, पेमेंट रिसीव ₹1400 बाई चेक। 1400 रुपया का पेमेंट तो चेक से मिला और बाद बाकी 500 रुपया कैश में मिला। द चेक वॉज डिपॉजिटेड इनटू बैंक, यानी देखो इंफॉर्मेशन क्लियर है कि 3 तारीख को मेरे को चेक मिला और 3 तारीख को ही मैंने बैंक में चेक को जमा भी कर दिया। तो यानी 3 तारीख को डायरेक्टली हम बैंक में एंट्री करेंगे, ना कि कैश में, या चेक इन हैंड भी नहीं है। तो 2 तारीख और 3 तारीख का ट्रांजेक्शन समझ लेते हैं। तो 2 तारीख को देखो मेरे को रेंट मिला था, तो कैश अकाउंट डेबिट टू रेंट मेरा 380 रुपया हो गया। उसके बाद 3 तारीख को मैंने 1900 का सामान बेचा, तो टू सेल्स 500 रुपया कैश में मिला, 1400 रुपया चेक से मिला, जो हाथों हाथ मैंने बैंक में जमा भी कर दिया। और 3 तारीख को मैंने 1500 का सामान खरीदा भी था, जिसका मैंने चेक से पेमेंट किया था, ठीक है, और उस पर गाड़ी भाड़ा 25 रुपया लग गया था, जो मैंने कैश से पेमेंट किया था। तो बाई कैरेज इनवर्ड 25 रुपये। ठीक है, फॉर्मेट समझ में आ रहा है, बिल्कुल लेजर वाला फॉर्मेट है। मैंने यहाँ पर ट्रिपल कॉलम बना रखा है, पर क्वेश्चन में ऐसा कोई ट्रिपल कॉलम बोला नहीं था, क्वेश्चन में डबल कॉलम खाली कैश और बैंक बोला। मैंने यहाँ पर प्रैक्टिस करने के लिए क्या ट्रिपल कॉलम बना रखा है कि नेक्स्ट हम जब ट्रिपल कॉलम करेंगे तो मेरे को अलग से बनाना ना। अपने लोग एग्जाम में जब करेंगे तो ये डिस्काउंट कॉलम मत बनाना, डिस्काउंट कॉलम ऐसा हाइड कर, ठीक है ना, अपने नहीं बनाएंगे डिस्काउंट कॉलम, अपना कैश और बैंक खरीदेंगे। इज इट क्लियर? तो 2 तारीख का एंट्री डन, 3 तारीख का एंट्री डन। 4 तारीख को देखो क्या हुआ, विड्रॉन फ्रॉम बैंक 3500 रुपया, लेंड टू पी गुहा 4000 इन कैश। यानी पहले मैंने बैंक से विड्रॉ किया 3500 रुपया ऑफिस यूज के लिए। अगर प्राइवेट यूज होता तो वहां पर लिख देता फॉर पर्सनल यूज, पर कुछ अगर नहीं लिखा है तो हम लोग समझ जाएंगे कि ये ऑफिस यूज के लिए होगा। तो यानी एंट्री होगा कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक, यानी ये कॉन्ट्रा एंट्री। और फिर मैंने पी गुहा को 4000 रुपया उधारी में दिया, तो उसका एंट्री करें। तो पहले क्या होगा, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो 4 तारीख को देखो कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक, कॉन्ट्रा एंट्री, कैश में रुपया आया। एकदम सिंपल लॉजिक से समझो, देखो कैसे करते हैं इसको कॉन्ट्रा एंट्री को।
मेरे पास कैश में बैंक से रुपया निकाले, यानी बैंक से माइनस हुआ, कैश में प्लस हुआ। ये जो डेबिट साइड होता है ना, ये वाला साइड, ये वाला साइड, ये होता है प्लस का साइड, यानी रुपया जब भी कहीं प्लस होगा तो हम लेफ्ट साइड लिखेंगे। और ये जो पार्ट होता है ये होता है पेमेंट साइड, यानी माइनस वाला साइड। तो जहां से माइनस होगा तो हम लोग यहाँ लिखेंगे। तो हम लोग बैंक से 3500 रुपया निकाले, तो बैंक में माइनस हुआ, मैंने 3500 यहाँ लिख दिया। और वो प्लस कहां पर हुआ? कैश में, तो कैश में मैंने प्लस लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पर बैंक कॉलम है तो मैं लिख दूंगा बाई कैश, यहाँ पर लिख दूंगा कॉन्ट्रा। ठीक है, और यहाँ पर कैश कॉलम में एंट्री हुआ है तो मैं लिख दूंगा टू बैंक कॉन्ट्रा। एकदम सिंपल है। देखो, हम लोग पहले अमाउंट का कॉलम को फिल कर लेंगे, कहां से माइनस हुआ, कहां पर प्लस हुआ। बैंक से माइनस हुआ 3500 रुपया, कैश में प्लस हुआ 3500। अब क्योंकि यहाँ बैंक कॉलम में एंट्री हुआ है, लिख देंगे बाई कैश, और क्योंकि यहाँ कैश कॉलम में एंट्री हुआ है, लिख देंगे टू बैंक। सिंपल। ठीक है, तो उससे क्या होगा, हम लोग को जर्नल एंट्री ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा, टेक्निकली हम लोग इसको पोस्टिंग कर पाएंगे। ठीक है, और उसके बाद मैंने 4 तारीख को पी गुआ को 4000 रुपया उधारी भी दिया, तो आ गया यहाँ पर बाई पी गुआ, कैश में आ गया 4000। ठीक है, और क्या एंट्री हुआ देखते हैं। फिर 4 तारीख को एक और एंट्री है, जे गुप्ता पेड 1500 फॉर सेल ऑफ स्टेशनरी टू हिम, यानी जे गुप्ता को कोई 1500 का स्टेशनरी बेचे थे, उसका पेमेंट वो किया मेरे को 1500 रुपये। और 5 तारीख को कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, यानी बैंक में रुपया प्लस हुआ, कैश से माइनस हुआ। तो 4 तारीख को पहले जे गुप्ता का एंट्री देखते हैं। 4 तारीख को जे गुप्ता से मेरे को 1500 रुपया कैश मिला। उसके बाद क्या हुआ, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, यानी बैंक में प्लस हुआ 1600 रुपया, कैश से माइनस हुआ। तो बैंक में प्लस हुआ तो 1600 रुपया पहले यहाँ लिख दिए, कैश से माइनस हुआ तो 1600 रुपया बाई साइड में लिख दिए। अब क्योंकि यहाँ पर कैश में एंट्री हुआ है, हम लिख देंगे बाई बैंक, और यहाँ कॉन्ट्रा कर देंगे। ठीक है, बाई बैंक कॉन्ट्रा। और यहाँ पर हम लोग का बैंक में एंट्री हुआ है तो हम लोग लिख देंगे टू कैश कॉन्ट्रा। काम खत्म। उसके बाद देखिए क्या है, उसके बाद बोल रहा है पेड वेजेस 50 रुपए, 50 रुपए का हमने वेजेस पे किया। तो यहाँ पर 7 तारीख को आ जाएगा बाई वेजेस, कैश में हमने 50 रुपया वेजेस। अब आता है इसको बैलेंस कैसे करते हैं। तो 7 तारीख को बाई बैलेंस सीडी, बाई बैलेंस भी हो सकता है, टू बैलेंस सीडी भी हो सकता है। यहाँ टोटल है मेरे पास, तो इसीलिए मुझे पता है कि ये साइड ही बड़ा है। यहाँ पर 6490 है और यहाँ पर 5675। तो बैलेंस कितना हो जाएगा, इक्वल टू 6490 माइनस 5675। तो 815 रुपया मेरा कैश में बैलेंस बच गया। सिमिलरली मेरा बैंक में कितना बैलेंस बचेगा, बैंक में मेरे पास बचेगा इक्वल्स टू 13,370 रुपया माइनस बैंक में कितना है 5000 रुपया टोटल। ठीक है, 5000। तो ये आ गया मेरा बैलेंस, बैंक का आ गया 8,370 रुपया। तो जैसे बिल्कुल लेजर अकाउंट बैलेंस किया जाता है, बिल्कुल वैसे ही बैलेंस करो। अब देखो दोनों का इधर भी टोटल और इधर भी टोटल सेम है। ठीक है, तो समझ में आया कैसे बैलेंस किया जाता है। तो इस तरह से हम लोग कैश बुक को बनाते हैं। एकदम फॉर्मेट देख लो, ये डेबिट साइड है, डेट पर्टिकुलर्स जनरल फोलियो कैश बैंक डिस्काउंट, डेट पर्टिकुलर जनरल फोलियो कैश बैंक डिस्काउंट। और जब भी कॉन्ट्रा एंट्री होगा, ये जनरल फोलियो वाला में हम लोग कॉन्ट्रा करके लिख देंगे। इज इट क्लियर कि कैश बुक कैसे करना है। ठीक है, तो ये तो हम लोग डबल कॉलम वाला एक सम किए। अब ये ऐसा ही एक सम हम लोग ट्रिपल कॉलम का भी करेंगे। ठीक है, पर ट्रिपल कॉलम में जाने से पहले मैं कुछ बेसिक समझाना चाहूंगा। अभी हम लोग के नया सिलेबस के हिसाब से जीएसटी भी इंक्लूड हो गया। तो अब क्या होता है, हम जब भी कोई सामान परचेज करते हैं या कोई भी सामान सेल्स करते हैं, तो उसमें जीएसटी का इम्पैक्ट आता है। ठीक है, तो मान लो जब हम कोई सामान परचेज करते हैं तो हम लोग को परचेज का पैसा के साथ साथ जीएसटी भी देना पड़ता है। तो एंट्री हो जाता है परचेज अकाउंट डेबिट, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट या सीजीएसटी इनपुट अकाउंट डेबिट, एसजीएसटी इनपुट अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक जो भी। तो अब मान लो ये वाला ट्रांजेक्शन अगर मुझे कैश बुक में लिखना पड़े तो मेरे को यहाँ पर ऐसे ही मैं लिख के दिखा रहा हूँ, इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, ऐसे ही मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो मुझे यहाँ पर लिखना पड़ेगा बाई परचेज। मान लो मैंने परचेज किया 10,000 का सामान। ठीक है, फिर 8 तारीख को मुझे लिखना पड़ेगा बाई सीजीएसटी इनपुट
फिर 8 तारीख को बाई SGST। ठीक है, तो अगर मान लो 9% लगता है तो 9% हो जाएगा मेरा कितना, 900 रुपया। तो CGST इनपुट लगा 900 रुपया और SGST इनपुट लगा 900 रुपया। तो अगर हम कोई सामान परचेज किए हैं और उसमें मेरा इनपुट GST लगा है तो मेरे को इस तरह से एंट्री दिखाना पड़ेगा। अगर मान लो कोई सामान सेल किए तो कैश अकाउंट डेबिट, टू सेल्स, टू CGST आउटपुट, टू SGST आउटपुट। तो ये सेम चीज फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पर मान लो 9 तारीख को मैं लिखता हूँ तो यहाँ पर हो जाएगा टू सेल्स, फिर 9 तारीख को हो जाएगा टू CGST आउटपुट, फिर सेम 9 तारीख को आ जाएगा टू SGST आउटपुट। और मान लो अगर कैश में पैसा मिला है या बैंक से, जैसे भी देखो कैश में अगर मिला है तो कैश में आ जाएगा। मान लो ये अगर 10,000 है तो यहाँ पर 900, और अगर IGST इनपुट या आउटपुट होगा तो बाई IGST इनपुट या बाई टू IGST आउटपुट कर देंगे। तो समझने का बात ये है कि जब भी हम परचेज करेंगे, सेल्स करेंगे और GST का इम्पैक्ट भी अगर हम लोग को लेना पड़ेगा तो उसका एंट्री किस तरह से होगा ये मैं सिखाने का कोशिश करूँ। तो सिर्फ परचेज, अभी तो क्या हुआ यहाँ पर देखो परचेज हुआ था, मैं सिर्फ बाई परचेज 1500 लिख के छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि इसमें ये जो क्वेश्चन था इसमें GST का इम्पैक्ट नहीं था। और हो सकता है अपने जब आगे सम्स करें तो उसमें GST का इम्पैक्ट आए, परचेज करते समय, सेल्स करते समय या परचेज रिटर्न करते समय। मान लो अगर परचेज रिटर्न होता तो ये पूरा एंट्री यहाँ पर आ जाता, टू परचेज रिटर्न, टू CGST इनपुट, टू SGST इनपुट लिखते हैं, परचेज के साथ हमेशा इनपुट। तो परचेज अगर रिटर्न कर रहे हैं तो मेरा टैक्स भी एक तरह से माइनस हो रहा है, घट रहा है। तो इनपुट यहाँ पर क्रेडिट हुआ था, जैसे यहाँ पर इनपुट डेबिट हुआ था परचेज करते समय, यहाँ पर इनपुट क्रेडिट हो जाता है यानी कैंसिल हो जाता है। तो यहाँ पर आ जाएगा टू परचेज रिटर्न, जैसे अगर लिखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा टू परचेज रिटर्न। ठीक है, मान लो मैंने 5,000 का सामान डिसाइड किया रिटर्न करने, तो 5,000 रुपये यहाँ से माइनस हो जाएगा। फिर यहाँ पर आ जाएगा, खाली यहाँ पर बाई नहीं होगा, ये टू हो जाएगा। ठीक है, तो टू CGST इनपुट, टू SGST इनपुट आ जाएगा यहाँ पर 450, इस तरह से इसका इम्पैक्ट आएगा। यानी परचेज किए थे मान लो 10,000 का सामान, तो उस समय ये एंट्री हुआ था। अब उसमें से मान लो 50% सामान हम रिटर्न कर देना चाहते हैं तो ये आ जाएगा टू परचेज रिटर्न, टू CGST इनपुट, आउटपुट नहीं लिखना, टू CGST इनपुट, टू SGST इनपुट ऐसे। और वैसे ही हम लोग सेल्स किए थे यहाँ पर सामान, तो अगर सेल्स का रिटर्न आएगा तो यहाँ पर क्रॉस पोस्टिंग आ जाएगा, बाई सेल्स रिटर्न, बाई CGST आउटपुट, बाई SGST आउटपुट। ठीक है, तो मैं उसको लिख के नहीं दिखा रहा हूँ, समझ में तो आ ही गया होगा कैसे करना है। तो इस तरह से हम लोग को GST का इम्पैक्ट को भी यहाँ पर दिमाग में रखना पड़ता है। ठीक है, समझ में आ गया कैसे करना हुआ है। चलो अब एक हम लोग समझेंगे डिस्काउंट का क्या कंसेप्ट होता है, और फिर डिस्काउंट के कंसेप्ट से हम लोग ट्रिपल कॉलम कैश बुक कैसे बना। Notes on discount. Only cash discount should be shown in the books and not the trade discount. पहला चीज, हम लोग अकाउंट्स में कभी भी ट्रेड डिस्काउंट का कोई एंट्री नहीं करते हैं, हमेशा हम लोग कैश डिस्काउंट का एंट्री करते हैं। ये हम लोग सबको पता है। The discount column in the cash book are total but they are not balanced. That is very important कि जो डिस्काउंट कॉलम होता है कैश बुक में उसको हम लोग टोटल जरूर करते हैं और उसको कभी भी हम लोग बैलेंस नहीं करते, हम लोग खाली टोटल कर देते हैं, उसको बैलेंस नहीं किया जाता। नंबर 3 देखो क्या बोल रहा है, when check is returned dishonored, any cash discount allowed to debtor must be recharged to him. It should not be entered in discount received column of the cash book. Instead, it should be deducted in the discount allowed column on the debit side of the cash. यानी ये बोल रहा है कि जब मैंने सपोज मेरे को कोई डिस्काउंट रिसीव हुआ तो मैंने सामने वाला को चेक पेमेंट किया तो मुझे डिस्काउंट रिसीव हुआ,
तो मैंने क्या लिखा, बाय मिस्टर ए। सपोज अगर हम एक्सेल से जाएं तो मेरे को जब डिस्काउंट रिसीव हुआ होगा तो मैंने जब पेमेंट किया तो मैंने क्या एंट्री किया, बाय से मिस्टर ए। मान लो मैंने चेक दिया उसको 1900 रुपया का और मुझे डिस्काउंट मिला होगा 100 रुपया, तो मैंने ये एंट्री किया। अब मान लो क्या हो रहा है कि अगर ये चेक बाउंस हो जा रहा है, ठीक है, ये चेक अगर बाउंस हो गया तो क्या हो जाएगा, एंट्री क्या हो जाएगा, मिस्टर ए दोबारा से मेरा क्रेडिटर बन जाएगा, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, मेरा बैंक अकाउंट मतलब एक तरह से कैंसिल हो गया चेक, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू मिस्टर ए हो गया दोबारा से। पर मिस्टर ए क्या बोलेगा कि मैं आपका चेक, ये जो डिस्काउंट आपको दिया था, अगर वो बोलता है आई वांट टू कैंसिल योर डिस्काउंट, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये जो डिस्काउंट रिसीव्ड हुआ था वो कैंसिल करना पड़ेगा। तो यहाँ पर पहले तो एंट्री हो जाएगा मेरा, मैंने जब चेक पेमेंट किया था तो मिस्टर ए अकाउंट डेबिट टू बैंक किया। अब वो चेक अगर बाउंस हो गया तो मैं क्या करूंगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू मिस्टर ए, तो बैंक अकाउंट में लिखूंगा टू मिस्टर ए। तो यहाँ पर दोबारा से 1900 रुपया लिख दूंगा, ठीक है। और यहाँ पर आ जाएगा बाई मिस्टर ए, और यहाँ पर मैं -100 कर, समझ में आया? यानी मुझे जो डिस्काउंट मिला था वो डिस्काउंट यहाँ पर कैंसिल कर दिया मिस्टर ए ने, तो ये हो जाएगा -100, और यहाँ पर ब्रैकेट में लिख दूंगा डिस्काउंट रिसीव्ड वाज कैंसिल्ड बाय मिस्टर ए। इस तरह से एंट्री करना हो। मिस्टर ए को हम लोग को क्रेडिट करना चाहिए पूरा 2000 रुपया से, ठीक है, पर यहाँ पर अभी हम लोग मिस्टर ए को सिर्फ 1900 कर पाएंगे क्योंकि ये बैंक कॉलम है, तो बैंक में तो 1900 प्लस होगा, और अलग से हम लोग को करना पड़ेगा डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट डेबिट टू मिस्टर ए। तो वो अलग से जर्नल एंट्री पास होगा, उसको रेक्टिफिकेशन एंट्री बोलेंगे या जो भी, तो वो अलग से जर्नल एंट्री पास होगा, उसमें होगा डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट डेबिट टू मिस्टर ए, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग नहीं कर सकते डेबिट डिस्काउंट रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड का कॉलम जो था उसमें से माइनस कर दिए, अलग से एक जर्नल एंट्री पास होगा जहां पर डिस्काउंट रिसीव्ड टू मिस्टर ए का एंट्री है। तो यही समझाने का कोशिश कर रहा है कि कैसे किया जाए, ठीक है। व्हेन चेक इज रिटर्न डिसऑनर एनी कैश डिस्काउंट अलाउड टू डेटर, या फिर अगर हमने अलाउ किया है तो हम लोग उसका कैंसिल कर देंगे, या उसने अगर मुझे अलाउ किया है तो मेरा कैंसिल हो जाएगा। It should not be entered on the discount received column of the cash book. Instead, it should be deducted in the discount allowed column on the debit side. इसका हम लोग एक सम भी करेंगे, वहां से क्लियर होगा। It can be treated by an entry in journal. इसको ट्रीट कैसे करेंगे, जर्नल में एक एंट्री पास करेंगे, a debit to debtor account and credit to discount account. अभी तो क्या था, हम लोग क्रेडिटर के पर्सपेक्टिव से मैंने एग्जांपल दिया था कि अगर किसी क्रेडिटर ने मुझे डिस्काउंट अलाउ किया है तो मेरा अगर चेक बाउंस हो गया तो क्या होगा, पर अगर मैंने किसी कस्टमर को डिस्काउंट अलाउ किया और उसका अगर चेक बाउंस हो जाएगा तो भी हम लोग उल्टा एंट्री पास करें, ठीक है। कैसे होगा चलो देखना है तो एक बार देख लेते हैं हम लोग। अगर मान लो मेरे को चेक मिला, तो मेरे को मान लो मिस्टर बी से चेक मिला था, तो टू मिस्टर बी, मान लो मिस्टर बी से मेरे को 2400 रुपया का चेक मिला था, 100 रुपया मैंने डिस्काउंट अलाउ किया। अब अगर मान लो उसका चेक बाउंस हो गया तो मैं क्या करूँ, मैं लिखूंगा बाय मिस्टर बी, दोबारा से मेरे बैंक में 2400 रुपया कैंसिल हो गया, 100 रुपया मेरे को क्या करना है, उसका डिस्काउंट कैंसिल करना है। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा यहाँ पर मैं -100 कर दूंगा, और ब्रैकेट में मैं लिख दूंगा डिस्काउंट अलाउड टू मिस्टर बी इज कैंसिल, यानी मिस्टर बी को मैंने जो डिस्काउंट अलाउ किया था वो मैं कैंसिल करना है, ठीक है। ये एंट्री का हम लोग बात कर रहे हैं कि अगर चेक, जब मेरे को मिस्टर बी ने चेक दिया था तो 2400 रुपया मैंने उससे लिया था 2500 के बदले, तो मैंने उसको 100 रुपया का डिस्काउंट अलाउ किया, चेक बाउंस हो गया तो बैंक में 2400 रुपया माइनस हो गया, क्योंकि मैंने तो प्लस कर दिया था जब चेक डिपॉजिट किया, माइनस कर दिया, और 100 रुपया जो डिस्काउंट अलाउड किया था वो यहाँ पर माइनस दिखा दिया, डिस्काउंट अलाउड कैंसिल बोल के, और नीचे एक जर्नल एंट्री दिखाना पड़ेगा जहां एंट्री होगा मेरा कि मिस्टर बी अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट अलाउड, क्या होगा, मिस्टर बी अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट अलाउड बीइंग डिस्काउंट अलाउड कैंसिल। समझ में आया पूरा चीज वो लोग क्या समझाने का कोशिश कर रहे हैं। अब चलो यहाँ पर एक क्वेश्चन है, इसको करते हैं, ट्रिपल कॉलम कैश बुक का क्वेश्चन है।
प्रिपेयर अ कैश बुक ट्रिपल कॉलम फ्रॉम द बुक्स ऑफ मिस्टर के। तो कैश बैलेंस 3240 रुपया, बैंक में 15,690 रुपया है। फिर बोल रहा है फर्नीचर खरीदा 2500 रुपया। देखते हैं कैसे करेंगे हम लोग। 2 अगस्त 2 तारीख को टू बैलेंस बॉट फॉरवर्ड, कैश में 3240 रुपया, बैंक में 15,690 रुपया। ठीक है, तो टू बैलेंस बॉट फॉरवर्ड, कैश और बैंक लिखिए। फिर बोल रहा है 2500 का फर्नीचर खरीदा 3 तारीख को, तो 3 तारीख को बाई फर्नीचर 2500 रुपया का फर्नीचर खरीदा। ठीक है, डन। नेक्स्ट, ये 2 तारीख को बैलेंस था, 3 को फर्नीचर खरीदा। 5 तारीख को बोल रहा है विड्रॉ बाई चेक फॉर ऑफिस यूज 1000 रुपये, यानी 1000 रुपया हम लोग बैंक से विड्रॉ किए, तो कैश अकाउंट पे प्लस होगा, बैंक में माइनस होगा कॉन्ट्रा एंट्री। तो कैश में प्लस कर देंगे 1000 रुपया, बैंक में माइनस कर देंगे 1000 रुपया, और उसके बाद टेक्निक हम लोग का क्या है, क्योंकि यहाँ बैंक है तो यहाँ लिख देंगे बाई कैश कॉन्ट्रा, और यहाँ कैश है तो यहाँ लिख देंगे टू बैंक कॉन्ट्रा। डन, 5 तारीख का एंट्री डन। फिर 8 तारीख को क्या हुआ, पेड बी बसाक 2400 बाई चेक बीइंग रेंट फॉर द मंथ ऑफ जुलाई, यानी बी बसाक को मैंने चेक पेमेंट किया, चेक से पेमेंट किया रेंट, तो आ जाएगा बाई रेंट 2400 रुपया बैंक कॉलम। ठीक है, तो बाई रेंट बोल के आ जाएगा 2400 रुपया बैंक कॉलम, बाद में देख लेंगे। नंबर 9, पेड एस जेन बाई चेक 580 रुपया फॉर द गुड्स परचेज एंड डिस्काउंट अलाउड बाई हिम, उसने मुझे डिस्काउंट अलाउ किया, कितना का, 20 रुपया, यानी मिस्टर एस जेन टोटल मेरे से कितना पाते थे, 600 रुपया, उसमें से मैंने उनको 580 रुपया का चेक दिया और हिसाब बराबर हो गया, इसका मतलब डिस्काउंट उन्होंने 20 रुपया का दिया। तो 2 एंट्री देखते हैं, बी बसाक से 2400 का चेक मिला और मैंने 580 का चेक दिया, उसका क्या एंट्री है। तो बी बसाक से मेरे को पहले 2400 का चेक मिलेगा, सॉरी बी बसाक को मैंने 2400 का चेक दिया फॉर द मंथ रेंट, तो 8 तारीख को बाई रेंट 2400 रुपया मैंने बी बसाक को पेमेंट किया। तो बी बसाक का नाम नहीं आएगा, बिकॉज आई एम पेइंग रेंट, आई एम नॉट गिविंग हिम अ लोन, आई एम पेइंग रेंट, तो बाई रेंट 2400। फिर क्या होगा, फिर 580 रुपया का मैंने मिस्टर जेन को चेक पेमेंट किया, दोनों पेमेंट। तो 9 तारीख को बाई एस जेन 500 रुपया का मैंने बैंक से चेक पेमेंट किया, और फिर क्या हुआ, 20 रुपया का मुझे डिस्काउंट रिसीव हुआ, तो 580 रुपया बैंक कॉलम में आ गया, 20 रुपया हो गया मेरा डिस्काउंट रिसीव। ठीक है, क्लियर। अच्छा, उसके बाद रिसीव फ्रॉम मिस्टर बी 1400 रुपया इन कैश फॉर सेल ऑफ गुड्स, तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स कर देंगे। ठीक है, अगर यहाँ पर थोड़ा सा अज्यूम होगा कि ये सामान मैंने अभी बेचा है या पहले बेच रखा है, तो अब यहाँ पर क्या है, कुछ बोला नहीं है, बोल रहा है मिस्टर पी से मिला फॉर इन कैश फॉर सेल ऑफ गुड्स, ऐसा तो बोला नहीं है कि कैश सेल ऑफ गुड्स, यानी मैंने पहले कभी उसको सामान बेचा था, पैसा आज नहीं, तो हम लोग लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू मिस्टर पी। फिर बोल रहा है रिसीव फ्रॉम मिस्टर टी 3000 इन कैश एज एडवांस्ड अगेंस्ट ऑर्डर, यानी मिस्टर टी ने मुझे कुछ ऑर्डर दिया है और ऑर्डर के अगेंस्ट में 3000 रुपया उसने मुझे एडवांस पेमेंट किया, तो यहाँ पर भी कैश अकाउंट डेबिट टू मिस्टर टी हो जाएगा। नरेशन में भले ही लिख देंगे कि एडवांस अगेंस्ट सेल ऑफ गुड्स। ठीक है, 18 तारीख को पेड कैश इनटू बैंक, यानी बैंक में 3900 रुपया जमा किया, तो पहले तो ये 2 चेक रिसीव हुआ, कैश रिसीव हुआ, उसका एंट्री देखते हैं। फिर बैंक में 3900 रुपया जमा किया, तो 12 तारीख को टू मिस्टर बी 1400 रुपया मेरे को रिसीव हुआ, और 16 तारीख को बाई मिस्टर टी एडवांस रिसीव बोल के मैंने 3000 रुपया दिखाया। उसके बाद 3900 रुपया हमने बैंक में जमा किया, तो बैंक में हम लोग यहाँ पर प्लस साइड में लिख देंगे, कैश में हम लोग माइनस साइड में, क्योंकि यहाँ पर कैश है तो यहाँ पर आ जाएगा बाई बैंक कॉन्ट्रा, और यहाँ पर क्योंकि बैंक है तो हम लोग लिख देंगे टू कैश कॉन्ट्रा। समझ में आ रहा है कॉन्ट्रा एंट्री को कैसे हैंडल करते हैं, इस तरह से कॉन्ट्रा एंट्री को हैंडल किया जाए। नेक्स्ट आते हैं, उसके बाद देखो 19 तारीख को क्या हुआ, पेड मिस्टर एस 285 बाई चेक, मिस्टर एस को हमने 285 रुपीज चेक से पेमेंट किया, इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट 300। इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट 300 का मतलब होता है कि वो 300 रुपया पाता था, मैंने उसको 285 रुपीज दिया और वो मान गया, मतलब ठीक है हिसाब बराबर। इसका इनडायरेक्ट मतलब ये होता है कि 15 रुपया मेरे को डिस्काउंट रिसीव्ड हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि 15 रुपया मेरे को डिस्काउंट रिसीव्ड हुआ, तो मैंने आएगा बाई मिस्टर एस, बैंक में आ जाएगा 285, डिस्काउंट रिसीव्ड 15 रुपये। नेक्स्ट 22 तारीख को पेड
ए, मैंने ए को पेमेंट किया 230 रुपया कैश में और तो 1370 रुपया चेक से, मैंने सामान खरीदा हो फॉर गुड्स परचेज। तो बाय मिस्टर ए कैश में आ जाएगा 230 रुपया, बैंक में आ जाएगा 1370 रुपया। 23 तारीख को बी बर्मन सेटल्ड इज अकाउंट, यानी बी बर्मन से मैं रुपया पाता था, ही सेटल्ड इज अकाउंट फॉर ₹500, यानी टोटल 500 रुपया पाता था इन कैश सब्जेक्ट टू 5% डिस्काउंट, यानी वो 5% डिस्काउंट काट के बाद बाकी पैसा मेरे को दे दिया। तो 500 रुपया का 5% हो जाता है 25 रुपया, तो वो मेरे को कैश में 475 रुपया दिया, 475 रुपीज वो मेरे को दिया, और 25 रुपया मेरे तरफ से उसको डिस्काउंट अलाउड हो गया। तो ये 3 एंट्री देखते हैं हम लोग कैसे करेंगे। एस को पेमेंट किया, मिस्टर ए को पेमेंट किया और बर्मन से रिसीव किया। तो पहले मैंने मिस्टर एस को पेमेंट किया 285 रुपीज, तो 15 रुपया मेरे को डिस्काउंट रिसीव हो गया क्योंकि 300 रुपया वो टोटल पाता था। फिर मैंने मिस्टर ए को पेमेंट किया 22 तारीख को 230 रुपया कैश में और 1370 रुपया का चेक पेमेंट किया। फिर 23 तारीख को मिस्टर बर्मन ने मुझे पेमेंट किया, 500 रुपया मैं पाता था, 5% डिस्काउंट काट के उसने पेमेंट किया, यानी 475 रुपया मेरे को पेमेंट किया, 25 रुपया मेरे तरफ से डिस्काउंट अलाउड हो गया। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट, उसके बाद देखो क्या बोल रहा है 27 तारीख को, ड्रू अ सेल्फ चेक फॉर पेमेंट ऑफ रेंट फॉर मिस्टर के रेसिडेंस, यानी मिस्टर के जो कि ओनर है, ठीक है, क्वेश्चन ऊपर में पढ़े होंगे हम लोग। प्रिपेयर कैश बुक विद ट्रिपल कॉलम इन द बुक्स ऑफ मिस्टर के इज द ओनर। तो उसका घर का रेंट पेमेंट हुआ है, दुकान का नहीं, याद रखना, घर का रेंट। तो ये एक तरह का ड्रॉइंग्स है, तो ये आ जाएगा बाई ड्रॉइंग्स, बैंक में आ जाएगा 250। फिर बैंक ने चार्ज किया 15 रुपया एक्सपेंसेस, तो बाई बैंक चार्जेस आ जाएगा 15 रुपया, और बैंक ने इंटरेस्ट अलाउ किया 65 रुपीज, तो टू इंटरेस्ट रिसीव्ड हो जाएगा 65। और फिर सैलरी पेमेंट किया 1200 रुपया का, तो बाई सैलरी बोल के 1200 रुपया हो जाएगा। चलो देखते हैं सारा एंट्री। तो सबसे पहले ड्राइंग्स किया 27 तारीख को 250 रुपया मिस्टर के का रेसिडेंस का रेंट दिया गया था। फिर मेरे को बैंक चार्जेस लगा 29 तारीख को 15 रुपया, तो बाई बैंक चार्जेस, और बैंक ने मुझे इंटरेस्ट पेमेंट किया 65 रुपया का, तो टू इंटरेस्ट बैंक में आ जाएगा 65। उसके बाद 31 तारीख को मैंने सैलरी पेमेंट किया 1200 रुपया का, तो बाई सैलरी बैंक से पेमेंट हुआ, चेक से पेमेंट किया, ठीक है। अब उसके लास्ट में क्या बोल रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको एकदम ध्यान से समझना। सैलरी देखो बाई चेक दिया था इसलिए मैंने बैंक में। अब बोल रहा है पेड कैश इन एक्सेस ऑफ 500 इनटू बैंक, यानी बैंक में बोल रहा है 500 रुपया रखो, सॉरी कैश में 500 रुपया रखो, और एक्सेस ऑफ 500 यानी कैश में 500 से बेसी जितना रुपया है वो पूरे को बैंक में जमा करो, यानी 500 रुपया अपने पास रख के बाद बाकी रुपया बैंक में डिपॉजिट करो। समझ में आया? 500 रुपया कैश में अपने पास रखो, मान लो 800 रुपया है तो 500 रुपया रख के 300 रुपया बैंक में जमा करो। अगर मान लो 2000 रुपया तो 500 रुपया रख के 1500 रुपया बोल रहा है बैंक में जमा करो। तो कैसे करेंगे, और ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आता है, ठीक है, ध्यान रखना। तो हम लोग क्या करेंगे, देखो पहले हम लोग का स्ट्रेटेजी क्या होगा, हम लोग पहले यहाँ पर 31 तारीख को लिख देंगे बाई बैलेंस सीडी, कैश में पहले ही लिख देंगे 500 रुपया, ठीक है। और यहाँ पर मेरे को कॉन्ट्रा एंट्री पास करना है बैंक में डिपॉजिट कर, तो यानी कैश से कुछ रुपया निकलेगा तो बाई बैंक कॉन्ट्रा हम यहाँ पर लिख के फिल इन द ब्लैंक्स कर देंगे, ठीक है। बाई बैंक कॉन्ट्रा लिखेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स हो जाएगा। और यहाँ पर 31 तारीख को टू कैश कॉन्ट्रा करके फिल इन द ब्लैंक्स कर देंगे। अब हम लोग को बैलेंस चेक करना है कितना। तो कैश में मेरे पास 9115 था, ठीक है, ये देखो मैं दिखा रहा हूँ कि कैसे मैंने किया इसको। कैश में मेरे पास कितना था 9115, और यहाँ पर 500 रुपया मैंने बैलेंस में रख दिया। तो मेरे पास यहाँ पर बैंक में डिपॉजिट कितना करना पड़ेगा, मेरे को डिपॉजिट करना पड़ेगा 9115 माइनस 7130, यानी ये 9115 और 7130 को माइनस करके बाद बाकी रुपया मेरे को बैंक में जमा करना, ठीक है। तो यानी कैश में 195 रुपीज आ गया, यानी 195 रुपीज कैश से निकलेगा और यहाँ बैंक में जमा हो जाएगा। तो समझ में आ गया, कैश से निकला 195, बैंक में जमा हो गया। अब क्या होगा, मुझे बैंक को बैलेंस करना। तो बैंक को कैसे बैलेंस करेंगे, बैंक का टोटल कितना है 21640, और यहाँ पर मान लो ये तो अभी बैलेंस नहीं है मेरे पास, ये निकालना है। तो 21640 मेरे पास यहाँ पर बैंक का बैलेंस है, और यहाँ पर मेरे पास
टोटल कितना 7100। तो यहाँ बैलेंस कितना बचा, यहाँ बैलेंस बचेगा 21640 माइनस 7100, तो 14540। तो इस तरह से हम लोग कैश और बैंक को बैलेंस करेंगे। मैं दोबारा से समझा देता हूँ एक बार लास्ट वाला। मेरे को बोला गया है 500 रुपया रख के बाद बाकी बैंक में जमा कर, यानी मेरे को पहले ये बाई बैलेंस सीडी 500 रुपया लिख देंगे, यहाँ पर आ जाएगा बाई बैंक, क्योंकि कैश से रुपया निकाल के बैंक में जमा करना है, तो बाई बैंक कॉन्ट्रा करके फिल इन द ब्लैंक्स कर दिए, या टू कैश कॉन्ट्रा करके बैंक में फिल इन द ब्लैंक्स। अब ये वाला बैलेंस हम लोग निकाल लेंगे, दोनों का टोटल हम लोग करके माइनस कर देंगे, तो पता चलेगा यहाँ पर कितना रुपया डिपॉजिट कर, और जितना यहाँ पर कैश से निकलेगा उतना यहाँ बैंक में डिपॉजिट होगा, और उसके बाद जैसे बैंक को बैलेंस करते हैं वैसे बैंक बैलेंस हो जाएगा। क्लियर? तो इस तरह से हम लोग कैश बुक का ट्रिपल कॉलम का सम्स को हैंडल किया है। एकदम क्लियर हो गया कैसे करते हैं हम लोग ट्रिपल कॉलम का सम्स? ठीक है, एक क्वेश्चन और हम लोग करेंगे तो उससे पूरा क्लियर हो जाएगा कैश बुक कैसे किया है। चलो अब इस सम को थोड़ा फास्ट करेंगे हम लोग, क्योंकि अब आइडिया तो हो ही गया कैसे करना है। प्रिपेयर ट्रिपल कॉलम कैश बुक इन द बुक्स ऑफ राजकमल झा। 1 तारीख को कमेंस्ड बिजनेस विद कैश इन हैंड 420 और कैश एट बैंक 3500 रुपया, ठीक है। फिर पेड इनटू बैंक आउट ऑफ ऑफिस कैश, यानी बैंक में डिपॉजिट किए 340 रुपया, तो बैंक में प्लस हो जाएगा, कैश से माइनस हो जाएगा, ठीक है। बैंक में प्लस कैश में माइनस, तो बैंक में प्लस हो जाएगा यानी टू कैश आ जाएगा, और कैश में माइनस हो जाएगा यानी बाई बैंक आ जाएगा। फिर कैश सेल्स किए 720 रुपया का, तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स 720। फिर चेक ड्रॉ किए 200 रुपया का फॉर प्राइवेट यूज, तो बाई ड्रॉइंग्स हो जाएगा बैंक में 200 रुपया, और वेजेस पे किए 120 रुपया का, तो बाई वेजेस कैश में हो जाएगा 120। पेड रेंट बाई चेक, तो बाई रेंट 440। तो ये सारा का हम लोग देख लेते हैं एंट्री। तो टू बैलेंस बॉट फॉरवर्ड 1 तारीख को 420 और 3500 था हम लोग के पास, ठीक है। फिर पेड इनटू बैंक आउट ऑफ ऑफिस कैश, यानी बैंक में जमा किए, तो कैश से निकला 340 रुपया, बैंक में जमा हुआ 340 रुपया, तो यहाँ पर आ गया टू कैश कॉन्ट्रा, यहाँ पर आ गया बाई बैंक कॉन्ट्रा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री था हम लोग का कैश सेल्स हुआ है 720 रुपया, तो 3 तारीख को हो जाएगा टू सेल्स, कैश में आ गया 720। उसके बाद था ड्रू चेक, मेरे को ध्यान से, मैं जो रीड कर रहा हूँ ध्यान देना, ड्रू चेक ₹200 फॉर प्राइवेट यूज, यानी प्राइवेट यूज के लिए बैंक से 200 रुपया निकाला गया, तो 4 तारीख को बाई ड्रॉइंग्स बैंक से 200 रुपया निकाला गया। उसके बाद बोल रहे हैं वेजेस हम लोग 120 रुपया कैश में पेमेंट किए 4 तारीख को, तो 4 तारीख को बाई वेजेस कैश में 120 रुपया पेमेंट किए। फिर बोल रहे हैं रेंट पेमेंट किए 440 रुपया का, तो 5 तारीख को बाई रेंट 440 रुपया। तो इतना हम लोग क्वेश्चन रीड कर चुके हैं। अब हम लोग नेक्स्ट में आते हैं। फिर देखो यहाँ 6 तारीख को एंट्री क्या हो रहा है, यहाँ बोल रहा है पेड इनटू बैंक एडिशनल कैपिटल 2200 रुपया, तो यानी बैंक में अपने रुपया डिपॉजिट किए जो कि ओनर अपने घर से लेके आया, यानी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, तो टू कैपिटल बोल के बैंक में 2200 रुपया आया। फिर 8 तारीख को रिसीव द चेक फ्रॉम शाइन ब्रदर 440 रुपया इन सेटलमेंट ऑफ 460 रुपया, यानी 460 रुपया हम पाते थे, 440 रुपया उससे मिला, 20 रुपया मैंने उसको डिस्काउंट अलाउ किया। अब क्वेश्चन आता है क्या ये चेक हाथों हाथ जमा हो गया या बाद में जमा, तो नीचे एक बार जाएंगे और देखेंगे। 9 तारीख को पेड मित्रा को हमने कुछ चेक पेमेंट किया 960 रुपया का, रिसीविंग अ डिस्काउंट ऑफ 25 रुपया, ठीक है। 10 तारीख को एक चेक मिला बसाक एंड कंपनी से 280 रुपया इन सेटलमेंट ऑफ 300, तो यहाँ भी हमने 20 रुपया का डिस्काउंट दिया। तो अभी तक हम लोग को 2 चेक मिल चुका है, एक मिला है हम लोग को यहाँ पर साइन ब्रदर से 440 रुपया का, एक मिला है हम लोग को बसाक एंड कंपनी से 220 रुपया का चेक। अब देखते हैं ये चेक डिपॉजिट हुआ कि नहीं। ड्यू चेक 560 रुपया फॉर ऑफिस यूज, यानी ऑफिस यूज के लिए बैंक से 560 रुपया निकाले, तो कैश में प्लस बैंक में माइनस। फिर 12 तारीख को बोल रहा है पेड इनटू बैंक द टू चेक रिसीव फ्रॉम शाइन ब्रदर एंड बसाक, ये इंपॉर्टेंट, यानी बसाक शाइन ब्रदर से 8 तारीख को चेक मिला, बसाक से 10 तारीख को चेक मिला, पर ये दोनों चेक मैंने बैंक में डिपॉजिट किया है 12 तारीख, तो यानी 8 तारीख को जब मिला तब मैंने एक जर्नल एंट्री पास किया, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू शाइन ब्रदर, और उसके बाद फिर बाद में 10 तारीख को फिर मेरे को जब बैसाख एंड कंपनी से मेरे को चेक मिला तब मैंने एंट्री किया चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू बैसाख एंड कंपनी।
ठीक है। अब जब ये चेक को बैंक में डिपॉजिट करेंगे तब एक्चुअली हम लोग को कैश बुक में एंट्री करना है। ठीक है। फिर मित्रा को चेक पेमेंट के 960 रुपया का, फिर पेड शीला इंटरप्राइज 1900 रुपया हैविंग डिडक्टेड अ डिस्काउंट ऑफ 5% फ्रॉम देयर अकाउंट, शाइन ब्रदर चेक वाज रिटर्न डिसऑनर्ड, इंटरेस्ट एंड बैंक चार्ज। चलो एक एक करके देखते हैं। पहले मैंने बैंक में एडिशनल कैश जमा किया, तो ये आ जाएगा 6 तारीख को टू कैपिटल बैंक में 2200। फिर शाइन ब्रदर का चेक मिला, पर वो 8 तारीख को मेरे को उसका कोई एंट्री नहीं करना है, वो चेक इन हैंड बोल के पड़ा है। 9 तारीख को मित्रा को मैंने पेमेंट किया। ठीक है, 9 तारीख को क्वेश्चन क्या था मैं रीड कर रहा हूँ। पेड मित्रा एंड सन्स चेक ₹960 रिसीविंग डिस्काउंट ऑफ 25 रुपीज, यानी 25 रुपया का डिस्काउंट मेरे को मिला था। तो मित्रा एंड सन्स को मैंने 960 रुपए का चेक दिया और मेरे को 25 रुपया का डिस्काउंट मिला, तो वो हम कर लिए। उसके बाद मेरा एंट्री है 10 तारीख को, रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम बसाक एंड कंपनी 280 रुपया का इन सेटलमेंट ऑफ 300। तो ये 10 तारीख को भी जो चेक मिला वो हाथों हाथ बैंक में तो डिपॉजिट नहीं हुआ, तो मैंने अभी उसका कोई एंट्री पास नहीं, वो मेरा चेक इन हैंड बन के पड़ा हूँ। 11 तारीख को बोल रहा है मैं 560 रुपया बैंक से निकाला, तो बैंक से माइनस हुआ 560 रुपया, कैश में प्लस हुआ 360 रुपया, तो यहाँ पर हो जाएगा टू बैंक। तो क्या हुआ, ये कैश मैंने बैंक से 560 रुपया निकाल के कैश में जमा किया, तो यहाँ पर 560 रुपया बैंक में है, तो यहाँ आ जाएगा बाई कैश कॉन्ट्रा, जैसे हम लोग अभी तक करते आए हैं। और यहाँ पर हो जाएगा 11 तारीख को टू बैंक कॉन्ट्रा। ठीक है। उसके बाद 12 तारीख को पेड इनटू बैंक। 12 तारीख को क्या बोल रहा है कि मैंने बैंक में जमा किया है, ठीक है, दोनों चेक, जो शाइन ब्रदर से मिला था और जो बसाक एंड कंपनी से मिला था, दोनों चेक को 12 तारीख को जमा किया गया। तो मैंने देखो यहाँ पर लिखा है टू शाइन ब्रदर टू बसाक एंड कंपनी। शाइन ब्रदर से चेक मिला था 440 रुपया का अगेंस्ट 460, तो शाइन ब्रदर को मैंने डिस्काउंट अलाउड किया था 20 रुपया। ठीक है। और बसाक एंड कंपनी से चेक मिला था 280 का अगेंस्ट 300, तो उसको मैंने 20 रुपया का डिस्काउंट अलाउड किया। अब यहाँ पर टू शाइन ब्रदर और टू बसाक मैंने लिखा है, बट यहाँ पर एक्चुअली होगा नहीं, क्योंकि हम लोग एंट्री पास कर चुके हैं चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट। यानी जब उनसे मेरे को मिला था तब मैंने क्या लिखा था, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू शाइन ब्रदर, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू बसाक एंड कंपनी। तो अब जब यहाँ पर हम लोग एंट्री करेंगे तो यहाँ शाइन ब्रदर का नाम नहीं आएगा, यहाँ पर हम लोग को लिखना पड़ेगा टू चेक इन हैंड। क्या लिखेंगे हम लोग, चेक इन हैंड। ठीक है। फिर ब्रैकेट में चाहे लिख दो कि रिसीव फ्रॉम साइन ब्रदर, वो अलग बात। और यहां पर भी हम लोग क्या करेंगे, टू चेक इन हैंड आ। मैंने जानबूझ के वहां साइन ब्रदर और बैसाख लिखा था ताकि मैं समझा सकूं कि ये साइन ब्रदर से जो चेक मिला था और जो बैसाख से चेक मिला था उसको अब पहले हम लोग साइन ब्रदर लिखते होंगे, क्योंकि अब हम लोग जब मिला था तब हम लोग एंट्री कर दिए थे चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू साइन ब्रदर, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू बसाक एंड कंपनी। तो अब जब उसको बैंक में डिपॉजिट करेंगे तो एंट्री हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड। ठीक है। तो चेक इन हैंड में आ जाएगा 440 और 280 और यहाँ पर दोनों का डिस्काउंट अलाउड है। ठीक है, 12 तारीख समझ में आ गया। 13 तारीख का क्वेश्चन देखो मैं रीड कर रहा हूँ। पेड शीला इंटरप्राइज, मैंने शीला इंटरप्राइज को पे किया चेक ऑफ ₹1900 रुपया का चेक किया। तो 13 तारीख को बाई शीला इंटरप्राइज 1900 रुपया का मैंने चेक पे किया, एंट्री कर दिया। बोल रहा है हैविंग डिडक्टेड 5% डिस्काउंट, यानी शीला इंटरप्राइज से मैं ज्यादा रुपया पाता था, पर 5% डिस्काउंट काटने के बाद उसने मुझे 1900 रुपया पेमेंट किया। यानी ये जो 1900 रुपया है ये 95% ऑफ द अमाउंट। तो क्वेश्चन आता है पूरा अमाउंट कितना है, तो निकाल लेते हैं 1900 डिवाइड बाई 0.95 सॉरी इक्वल्स टू 1900 डिवाइड बाई 0.95, यानी पूरा अमाउंट हम लोग को पता चल गया कि 2000 रुपया का था, उसमें 1900 का मैंने पेमेंट किया। ठीक है, शीला इंटरप्राइज को मैंने पेमेंट किया है, पेड शीला इंटरप्राइज चेक ऑफ 1900 हैविंग डिडक्टेड 5% डिस्काउंट, यानी शीला इंटरप्राइज मेरे से टोटल 2000 रुपया पाता था, मैंने 1900 पेमेंट किया, यानी 100 रुपया मेरे तरफ से डिस्काउंट, मतलब मेरा डिस्काउंट रिसीव हो गया। समझ में आया कैसे आया है 2000 रुपया।
1900 रुपया जो था वो 95%, तो 1900 डिवाइड बाई 95% कर दिए। देखो यहाँ पर 1900 डिवाइड बाई 95% कर दिए तो मेरा टोटल अमाउंट आ गया 2000। उसमें 1900 मैंने दे दिया, 100 रुपया मेरे को डिस्काउंट। क्लियर? फिर 16 तारीख को क्या हो रहा है, बोल रहा है शाइन ब्रदर्स चेक वाज रिटर्न बाय बैंक डिसऑनर्ड, यानी शाइन ब्रदर्स से जो चेक मिला था वो डिसऑनर हो गया। तो अब मेरा एंट्री हो जाएगा डायरेक्टली शाइन ब्रदर अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो बैंक में आ जाएगा बाई शाइन ब्रदर 440 रुपए। ठीक है, और जो 20 रुपया मैंने उसको डिस्काउंट अलाउ किया था वो मैं 16 तारीख को लिखूंगा टू शाइन ब्रदर, यहाँ पर डिस्काउंट अलाउड को कैंसिल कर दिया -20, और यहाँ ब्रैकेट में लिख दिया डिस्काउंट अलाउड कैंसिल्ड। ठीक है, क्वेश्चन में देखो कुछ नहीं बोला है कि डिस्काउंट कैंसिल किया गया है कि नहीं, पर नॉर्मली ऐसा होता है, अगर चेक बाउंस हो गया तो फिर डिस्काउंट किस बात, तो डिस्काउंट अलाउड कैंसिल हो जाए। फिर इंटरेस्ट एंड बैंक चार्जेस फॉर द मंथ 25 रुपए, तो 31 तारीख को बाई इंटरेस्ट एंड बैंक चार्जेस 25 रुपया हो गया। अब हम लोग को बैलेंस निकालना है, तो बैलेंस तो जैसे निकाल लेंगे हम लोग। तो यहाँ पर देखो टोटल कितना है 1700 रुपया, तो इसका बैलेंस आ जाएगा, कैश और बैंक दोनों का ही बैलेंस निकाल लेंगे। तो कैश का बैलेंस आ जाएगा मेरा इक्वल्स टू 1700 माइनस 460, 1700 रुपया यहाँ पर है, 460 रुपया यहाँ पर है, माइनस कर देंगे तो कैश का बैलेंस आ गया। सिमिलरली बैंक का बैलेंस आ जाएगा मेरा इक्वल्स टू, बैंक का देखो नेगेटिव बैलेंस आ रहा है, नहीं बैंक का भी पॉजिटिव बैलेंस है, नेगेटिव नहीं है, ठीक है, बैंक का भी पॉजिटिव है, 6760 माइनस 4525, तो बैंक का बैलेंस आ गया 2235। ठीक है, तो फाइनली मेरा दोनों टैली हो गया, देख लो यहाँ पर। तो इस तरह से हम लोग ट्रिपल कॉलम का सम्स को करते हैं। ठीक है, तो अगर कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा ना एक बार, तो हम लोग को कैश बुक बहुत इजी लगेगा। ऐसा कुछ नहीं है कैश बुक में, जो मैंने सिखाया है उसको दोबारा से एक बार प्रैक्टिस करो। ये 2-3 सम्स जो है ना, दीज आर सम ऑफ द बेस्ट सम्स ऑफ द बुक। तो हम लोगों ने एकदम अच्छा से अच्छा सम्स लेके किया है जिसमें सारा कंसेप्ट क्लियर हो, यानी पेड एक्सेस ऑफ 500 इनटू बैंक, वो वाला एक बहुत अच्छा एंट्री होता है, वो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। फिर ये डिस्काउंट कैंसिल वाला, चेक अभी मिला पर डिपॉजिट 2 दिन बाद हुआ तो उसको कैसे ट्रीट करेंगे ये भी कर लिया। कॉन्ट्रा एंट्री बहुत सारा हम लोगों ने प्रैक्टिस कर लिया। तो यही सब मेन चीज होता है जो आता है। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट कैश बुक। कैश बुक में और मुझे कुछ नहीं सिखाना है। अब क्या होगा, आप लोग सम्स प्रैक्टिस करो और जैसे जैसे हम लोग करते जाएंगे वैसे वैसे हम लोग और डाउट्स क्लियर करेंगे क्लास।